स्टूडेंट्स, नीना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डीएवी कक्षा 8वीं हिंदी के पाठ 9 जब भोलाराम ने पंप लगाया का भाग 2 पढ़ेंगे। अभी तक हमने इस कहानी का भाग 1 पढ़ा था, जिसमें हमने देखा कि भोलाराम जो कि एक गरीब किसान है, वो अपने खेतों में सिंचाई के लिए पंप लगवाने के लिए बिजली विभाग में अनुमति लेने जाता है और बिजली साहब उससे रिश्वत की उम्मीद करते हैं। जब वो रिश्वत नहीं देता तो वो उसके काम को टाल देते हैं और उसको आगे आगे चक्कर लगवाते हैं और वो उसको उसकी ज़मीन का नक्शा लाने और उसकी भूमि का प्रमाण पत्र लाने को कहते हैं। फिर भी वो उसको पक्का नहीं करते कि ये दोनों लाने के बाद वो उसके काम को कर देंगे या नहीं। वे बोलते हैं कि नक्शा और प्रमाण पत्र लेकर आओ और फिर देखेंगे। आइए आगे की कहानी को हम पढ़ें। पटवारी से प्रमाण पत्र प्राप्त करने में भोलाराम को जो भाग दौड़ करनी पड़ी, उससे उसे यह समझ में आ गया कि जब किसी सरकारी अधिकारी को काम टालना होता है, तब वह पटवारी से प्रमाण पत्र लाने के काम में लगा देता है। किसी इलेक्शन जीतने की खुशी हासिल हुई भोलाराम को जब उसे पटवारी से प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया। हाँ, जब भोलाराम पटवारी से प्रमाण पत्र लेने जाता है अपनी भूमि का, तो उसको ये समझ में आ जाता है, क्योंकि उसको उस काम के लिए बहुत भाग दौड़ करनी पड़ी, तो इन सब से उसको ये समझ में आ जाता है कि जब किसी सरकारी अधिकारी को कोई काम टालना होता है तो वो पटवारी से प्रमाण पत्र लाने को भेज देता है, क्योंकि उसके लिए उसको बहुत भाग दौड़ करनी पड़ी थी। और जब उसको प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाता है तो जैसे ही किसी इलेक्शन को जीतने की खुशी हासिल होती है, भोलाराम को प्रमाण पत्र प्राप्त करने में ऐसी ही खुशी प्राप्त हुई। प्रमाण पत्र और नक्शा लेकर विधायक किसी चाल से चलकर भोलाराम बिजली ऑफिस में पहुंचा और साहब के हवाले किया। उसकी चाल में गर्व था, लेकिन साहब ने भोलाराम को पहचानने से इनकार कर दिया। हाँ, जब उसको प्रमाण पत्र मिल जाता है तो जैसे कोई विधायक चल रहा हो, बड़े ही चाल में गर्व होता है, जिस प्रकार से एक विधायक बनने के बाद एक व्यक्ति के, उसी प्रकार से भोलाराम जैसे उसको प्रमाण पत्र मिलता है वैसी ही चाल चलता है और बिजली साहब के पास उन कागज़ों को लेकर पहुंच जाता है। लेकिन जो बिजली साहब होते हैं वो उसको पहचानने से इनकार कर देते हैं। कई तरह से याद दिलाए जाने के पश्चात साहब ने पूछा, इन कागज़ों को लेकर क्यों आए हो? आपने ही तो मंगवाया था हुजूर। मैंने क्यों मंगवाया था? बिजली कनेक्शन देने के लिए साहब, भोलाराम ने याद दिलाते हुए कहा। अच्छा, तो सब कागज तैयार हो गए? हाँ सरकार, सब तैयार हो गए। बिजली साहब ने घुड़कते हुए कहा। तुम्हारे कहने से मान ले कि तैयार हो गए। यह सरकारी दफ्तर है, यहाँ कागज सही करने का एक तरीका होता है। इसी बात की तो हम लोग सरकार से तनख्वाह लेते हैं। अब क्या होता है, जब ये भोलाराम सरकारी उनके पास क्या बोलते हैं, बिजली साहब के पास जाता है, तो वो क्या बोलते हैं कि जो मंगवाए थे कागज़ वो तैयार हो गए। तो ये बोलता है भोलाराम कि हाँ तैयार हो गए। लेकिन बिजली साहब क्या करते हैं, इसी की बात को इसी पे डालते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे कहने से मान ले कि तैयार हो गए। ये सरकारी दफ्तर है, यहाँ पे हर कागज़ को तैयार करने का एक सही तरीका होता है। इसी बात की तो हम लोग तनख्वाह लेते हैं। तरीका तो आप लोग ही समझे हुजूर, हम लोग तो केवल हुक्म बजाना जानते हैं। भोलाराम ने निरीहता मतलब लाचारी के साथ जवाब दिया कि हम लोगों को क्या पता कि क्या तरीका है, हम तो सिर्फ जैसे आपका वो कर देते हैं। ये भोलाराम ने कहा। बिजली साहब ने अनमने ढंग से कुछ देर कागजों का निरीक्षण किया, फिर पूछा, खेत भी तुम्हारे हैं, पंप भी तुम्हारा है, लेकिन पानी कहाँ से खींचोगे भोलाराम? नदी से साहब, भोलाराम ने जवाब दिया। साहब ने पूछा, नदी किसकी है? भोलाराम हड़बड़ा गया, पता नहीं किसकी है साहब। अब क्या होता है, जो बिजली साहब होते हैं वो उनका मन तो नहीं होता, क्योंकि उनको रिश्वत नहीं मिली, इसलिए उनका मन नहीं होता वो कागज़ों को देखे। लेकिन फिर भी वो बड़े ही अनमने ढंग से उन कागज़ों को देखते हैं, निरीक्षण करते हैं और बोलते हैं कि खेत भी तुम्हारे हैं, पंप भी तुम्हारा है, लेकिन पानी कहाँ से खींचोगे? तो भोलाराम क्या बोलता है कि नदी से खींचेंगे। फिर वो बोलते हैं कि नदी किसकी है? अब भोलाराम को ये पता ही नहीं। किसी काम को अड़ाने से जो खुशी महसूस होती है, वह खुशी बिजली साहब के चेहरे पर दिखाई पड़ी। क्यों? क्योंकि वो इसके काम में अड़ंगियां डाल रहे हैं, वो आगे से आगे इसके काम को टालते जा रहे हैं। वे बोले, नदी किसकी है पता नहीं, तो उसमें से पानी कैसे ले सकते हो? जाओ, नदी जिसकी है
उससे लिखवा कर लाओ कि पानी लेने में उसे कोई आपत्ति नहीं है। अब वे उसे नदी का पता लगाने के लिए भेज देते हैं कि नदी किसकी है। बहुत अच्छा सरकार, कहकर भोलाराम उस छात्र की तरह लौट आया जिसे शिक्षक स्कूल में पढ़ाता कुछ नहीं है, लेकिन प्रतिदिन लंबा चौड़ा होमवर्क दे देता है, होमवर्क सौंप देता है। हाँ, तो कैसा हो जाता है, भोलाराम की स्थिति कैसी हो जाती है कि जैसे मान लो कि शिक्षक ने स्कूल में पढ़ाया ना हो और लेकिन लंबा चौड़ा डेली उसको प्रतिदिन उसको गृह कार्य दे देता हो। इस प्रकार से भोलाराम के साथ भी होता है। वो रोज़ वहाँ जाता है और उसको कुछ ना कुछ, उसका काम कुछ भी होता नहीं है और उसे आगे से आगे नया काम दे दिया जाता है कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ। लौट कर भोलाराम यह पता लगाने में जुट गया कि नदी किसकी है। पूछताछ में प्रमुख नेताओं, प्रख्यात दादाओं तक ने नदी का स्वामी बनने से इनकार कर दिया। इन रणबांकुरों से निराश होकर भोलाराम जंगल दफ्तर की देहरी पर माथा टेकने पहुंचा। हाँ, अब भोलाराम ये पता लगाता है कि नदी किसकी है। वो नेताओं से और बड़े बड़े लीडर से, हर जगह से वो पूछता है कि नदी किसकी है, लेकिन कोई भी उसका स्वामी बनने से इनकार करता है। सब ये कहते हैं कि नदी उनकी नहीं है। अब ये रणबांकुर का मतलब है यहाँ पर युद्ध में लड़ने वाले वीर सैनिक। इनको ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि वे एक लड़ाई सी लड़ रहे हैं भोलाराम के साथ, क्योंकि वो उनको रिश्वत नहीं दे रहा और वो उसे आगे से आगे टाल देते हैं। तो अब जो भोलाराम है वो कहाँ पहुँच जाता है? वो पहुँच जाता है वन विभाग, ठीक है, जंगल दफ्तर पहुँच जाता है। उसकी देहरी पर माथा टेकने, मतलब उसके दरवाजे पर पहुँच जाता है। भोलाराम ने जंगल साहब से कहा, साहब जी, नदी आपके अंडर में आती है, आप मुझे पानी ले जाने का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिलवा दीजिए, बड़ी कृपा होगी। हाँ, वो क्या पूछता है जंगल साहब से कि नदी आपके अंडर में, मतलब आपके अधिकार में आती है क्या, और अगर ऐसा है तो आप मुझे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मतलब कि उनको कोई भी किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है और वो उससे पानी ले सकता है, ऐसा सर्टिफिकेट दिलवा दीजिए कि जिसमें ये सब लिखा हो कि उनको कोई आपत्ति नहीं है। जंगल साहब ने कहा, कोई नदी वदी हमारे अंडर में नहीं आती है, हमें जंगल काटने से ही फुर्सत नहीं है, नदी का हिसाब लगाने कहाँ जाएंगे। अरे नदी हमारी होती तो अब तक केवल रिकॉर्ड में दिखाई देती, वास्तविकता में पेड़ों की तरह कब की साफ हो गई होती। नदी पहाड़ से निकलकर आती है, जाओ खनिज विभाग वालों से पता करो। अब जंगल साहब क्या बोलते हैं कि कोई नदी वदी हमारे अंडर में, मतलब हमारे अधिकार में नहीं आती, हमें तो पेड़ काटने से ही फुर्सत नहीं है, और अगर नदी उनके उसमें आती भी, उनके अधिकार में आती भी, तो वो सिर्फ रिकॉर्ड में दिखाई देती। अब यहाँ आप देखो तो यहाँ सरकारी लोग जैसे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं, उसके ऊपर व्यंग्य किया गया है। क्योंकि जो वन विभाग है उसके जो कर्मचारी हैं उनको क्या काम दिया गया है कि वो वनों की रक्षा करें, जबकि पेड़ बड़ी तेजी से कटते जा रहे हैं तो वो उसकी रक्षा नहीं कर रहे। इसी प्रकार से अगर नदी भी उनके अंडर में आती तो क्या होता, वो सिर्फ रिकॉर्ड में दिखती, और जैसे पेड़ तेजी से साफ होते जा रहे हैं इसी प्रकार से नदी भी साफ हो गई होती और ये उसकी देखभाल नहीं कर पाते। ठीक है, अब वो क्या बोलते हैं, जंगल साहब क्या बोलते हैं कि नदी पहाड़ से होकर आती है तो इसलिए खनिज विभाग वालों के पास जाओ और उनसे पता करो। अब भोलाराम भागा भागा खनिज विभाग पहुंचा। खनिज साहब ने कहा, क्या हमें मूर्ख समझता है, सरकारी कुर्सी पर बैठे हैं, कोई घास नहीं छील रहे हैं। वो क्या बोलते हैं खनिज साहब कि क्या हमें मूर्ख समझ रहे हैं, हम सरकारी कुर्सी पर बैठे हैं, घास थोड़ी ना छील रहे हैं, मतलब कोई फालतू के काम थोड़ी ना कर रहे हैं। अगर नदी खनिज विभाग में आती तो हम अभी उसकी बूंद बूंद रॉयल्टी पर उठा देते। जाओ, ऐसी सब मलाई का काम राजस्व विभाग के अंडर में आता है, रॉयल्टी पर उठा देते। मतलब वो क्या कह रहे हैं कि नदी अगर उनके अंडर में आती, उनके अधिकार में आती, तो वो क्या कर देते, अब तक वो उसकी बूंद बूंद को बेच डालते। ऐसे मलाई के काम, मतलब ऐसे लाभ के, फायदे के काम तो सिर्फ राजस्व विभाग के अंडर में आते हैं और वो उसको राजस्व विभाग के पास भेज देते हैं। तो बच्चों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये था इस कहानी का भाग 2। आगे की कहानी हम भाग 3 में पढ़ेंगे और भाग 3 का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है। धन्यवाद।